हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 27 जून 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और साथ में ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रश्न के नीचे 4 ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इससे आप सभी को अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सभी को 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन आज की क्लास में देखने को मिल जाएगा। और आप हमारे साथ 20 से 25 मिनट बने रहें, जिसमें हम 50 से 60 करंट अफेयर क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट में हम मेधांश सीरीज का पार्ट 1 करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, मेधांश सीरीज। अगर आप सभी को वीडियो ज़्यादा बड़ी ना लगे आज, तो हम मेधांश सीरीज जो है लास्ट में पढ़ा देंगे। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी बनेगी तो हम मॉर्निंग में जो है करंट अफेयर की क्लास पढ़ा दिया करेंगे, और जो है इवनिंग में जो है हम मेधांश सीरीज पढ़ा दिया करेंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो बड़ी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने 27 जून के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो आपको बताना है कि चांद का जो अंधेरा वाला भाग होता है वहाँ से मिट्टी लाने वाला पृथ्वी पर दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन ने ऐसा कारनामा किया है। चीन का एक मिशन है जिसका नाम है चांग-ई 6 मिशन। यह किसका मिशन है, तो यह चाइना का मिशन है। इस मिशन के द्वारा जो है चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बना। कौन बन गया है, तो यह बन गया है चीन, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। और बात करें कि चांग-ई 6 मिशन को कब लॉन्च किया गया था, तो मई 2024 में लॉन्च किया गया था। और यह जो है चांद के कह सकते हैं साउथ पोल से, जो चांद का अंधेरा वाला भाग होता है वहाँ से मिट्टी लाने का कार्य किसने किया है, तो चीन ने किया है। हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में। हमारा चंद्रयान 3 मिशन जो है कब लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को। कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में। ये आपको याद रखना है। और बात करें किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, रॉकेट का नाम है LVM-3 रॉकेट है। और चंद्रयान 3 मिशन चांद के जिस पोल पे उतरा था उसका क्या नाम था, तो साउथ पोल पर उतरा था, ठीक है। साउथ पोल पर उतरा था, ये हमको याद रखना है। और जहाँ पे लैंड किया था उस स्थान को नाम दिया गया है शिव शक्ति नाम दिया गया है। इसी चंद्रयान 3 में विक्रम का क्या नाम था, लैंडर का क्या नाम था, विक्रम नाम था। जबकि रोवर का क्या नाम था, तो रोवर था प्रज्ञान। तो ये भी आपको याद रख लेना है। और ये किस तारीख को लैंड किया था इसके बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 कब लैंड किया था, तो 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 23 अगस्त को, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी कौन सा है। तो चांद पर लैंड करने वाला पहला प्राइवेट कंपनी है इंटुइटिव कंपनी। और जो ये लैंड किया था उसके लैंडर का क्या नाम था, तो उस कंपनी के लैंडर का नाम था ODS। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चांद पर जो है मनुष्य को वापस भेजने का कार्य किस मिशन के तहत किया जा रहा है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत किया जा रहा है। और यह मिशन किस देश का है, तो यह नासा का मिशन है। आर्टेमिस मिशन में पूछे भारत शामिल है, तो यस, भारत इस मिशन में शामिल है। चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी क्रिस्टियाना कोच। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है ललन टॉप प्रश्न में, मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने GM यानी मॉडिफाइड मच्छर का प्रयोग किसने किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिबूती ने किया है। नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो अगर बात करते हैं संस्था में किसे दिया गया है, तो यह नीम हंस को दिया गया है। जबकि व्यक्तिगत रूप में पूछे किस व्यक्ति को दिया गया है, तो विनोद गनात्रे को दिया गया है। नीम हंस जो है किसके लिए कार्य करता है, तो यह हेल्थ के लिए कार्य करता है। जबकि बात करें हेल्थ के लिए कार्य करता है। जबकि बात करते हैं विनोद गनात्रा, इनका संबंध किससे है, तो ये बाल फिल्म को बनाते हैं। कौन क्या बनाते हैं, तो ये बाल फिल्म बनाते हैं। यहाँ से हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस देश की अदालत ने गोल्डन राइस और बीटी बैगन पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस ने ऐसा कार्य किया है। गोल्डन राइस में पूछे अगर किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, तो विटामिन A की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दूसरा, हाल ही में क्वाक्वेरली साइमंड्स की
बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान किस भारतीय को मिला है? तो नई दिल्ली को मिला है। इसके बारे में अध्ययन करें तो बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 यह रिपोर्ट जारी की गई है। और यह रिपोर्ट अगर पूछे कि यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया है, तो यह QS के द्वारा जारी किया गया है। तो QS के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण या किफ़ायती शहर कौन सा है। तो अपने भारत में 4 शहरों को महत्वपूर्ण किफ़ायती शहर का दर्जा दिया गया है। 4 शहर कौन से हैं? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, ये 4 शहर हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत में सबसे बेस्ट किफ़ायती शहर कौन सा है स्टूडेंट के लिए, तो सबसे बेस्ट है नई दिल्ली। ठीक है। अगर वहीं बात करें कि नई दिल्ली का पूरे विश्व में कौन सा स्थान है, तो 111वां स्थान है, ये आपको याद रखना है। और 111वां और किस इंडेक्स में है ये आपको बताना है। ठीक है, किस इंडेक्स में है ये भी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। और दिल्ली का भी पूरे विश्व में कितना स्थान मिला है? तो 11वां स्थान, 111वां स्थान मिला है। जबकि बात करते हैं कि स्टूडेंट के लिए पूरे विश्व में सबसे पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है, किस शहर को मिला है, तो यह लंदन को मिला है। और दूसरे स्थान पर किसको मिला है? तो टोक्यो जापान को मिला है। नेक्स्ट ललन टॉप प्रश्न में बात करते हैं, केंद्र सरकार ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो PV सिंधु को किया है। जबकि बात करते हैं बिसलरी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? बिसलरी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन हुआ है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका निर्वाचन किया गया है? तो क्लाउडिया शिनबाम जी का किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ बनाया है? तो 2.18 लाख मतों के लिए नोटा पर बटन कहाँ पर दबाया गया है? तो यह दबाया गया है इंदौर में। और यहाँ से कौन जीते हैं? तो यहाँ से जीते हैं शंकर लालवानी जी जीते हैं, जो कि किस पार्टी से हैं? तो यह BJP पार्टी से हैं। इनको पूछे कितना मत मिला था? तो 11.75 लाख इन्हें जो है मत मिला था। और दूसरे नंबर पर किसको सबसे ज़्यादा मिला था? तो यह मिला था नोटा को 2.18 लाख, जो कि अब तक अपने पूरे भारत में 18वीं लोकसभा से लेकर पहली लोकसभा के बीच में सबसे ज़्यादा नोटा पर अगर बटन दबा है तो यह इंदौर के नोटा पर दबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो फिनलैंड की कंपनी कौन सी है? तो यह नोकिया है। तो नोकिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ। और यह विश्वविद्यालय पूछे कहाँ पर है? तो यह विश्वविद्यालय है गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हमारा है तीसरा, हाल ही में चर्चा में रहा पारस्परिक रसद समझौता जिसे कहते हैं RELOS का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है भारत और रूस से। ऑप्शन C हमारा सही हो जाएगा। इसके बारे में अध्ययन करें तो RELOS का फुल फॉर्म होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। इसमें जो है पारस्परिक समझौता, रसद समझौता के लिए इसे हिंदी में कहते हैं जो ये लिखा है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं पारस्परिक रसद समझौता। यह किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और रूस के बीच में समझौता हुआ है। यह समझौता अगर पूछे RELOS किसके लिए किया गया है? तो यह सैन्य रसद समझौता किया गया है, जैसे कि आवश्यक सामग्री की पूर्ति के लिए। मान लीजिए भारत यहाँ पे है, अपना भारत यहाँ पे है और रूस ऊपर है। ठीक है। तो अपने भारत की सेना मान लीजिए जापान से या फिर इधर जो है मान लीजिए कि किसी कनाडा से अगर युद्ध कर रही है तो इधर से जो है रूस का क्षेत्र नज़दीक पड़ता है। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे जिस युद्ध करने गए हैं तो यहाँ के सैनिकों को भूख लगेगी, प्यास लगेगी या जहाज़ में तेल खत्म हो जाएगा, तो इस RELOS मिशन के मतलब समझौता के तहत जो है रूस जो है भारतीय सेना को खाना देगा और इसके बाद इसके जहाज़ में तेल वगैरह डालेगा, हथियार की आपूर्ति करेगा। ठीक है। अगर वहीं रूस मान लीजिए इधर आके श्रीलंका से लड़ाई करता है तो अगर रूस की जहाज़ों में कोई दिक्कत हो जाती है या फिर यहाँ के सैनिकों को भूख लगता है तो कौन यहाँ पे सप्लाई करेगा? तो भारत यहाँ पे रूस की सेनाओं की मदद करने वाला है। ठीक है। तो इसके लिए जो है सैन्य रसद समझौता किसके बीच में हुआ है? तो इंडिया और रूस के बीच में यह समझौता हुआ है। सेम इसी तरह से जो है एक और समझौता हुआ है भारत और USA के बीच में। अमेरिका और भारत के बीच में एक और समझौता हुआ है, इसी तरह का सैन्य रसद समझौता हुआ है जिसका नाम है LEMOA। और यह समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 2016 में, एक फिर हुआ उसके बाद BECA
ये भी समझौता हुआ है। तो ये दोनों जो है समझौता किसके लिए हुआ है, तो सैन्य के लिए हुआ है। यानी कि अगर अमेरिका यहाँ पे आकर चीन पर आक्रमण करता है और चीन की जहाज़ में तेल खत्म होगा तो भारत जो है अमेरिका की जहाज़ में तेल देगा और यहाँ के सैनिकों के लिए भोजन पानी देगा। और इधर मान लीजिए अगर जाता है भारत जो है, मान लीजिए सूरीनाम में अटैक करता है, यानी कि साउथ अमेरिका के किसी देश पर आक्रमण करता है, तो अमेरिका जो है भारत की सेनाओं को भोजन पानी तेल वगैरह सब कुछ आपूर्ति कराएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है, तो यह रियल मैड्रिड ने जीती है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने लोगों ने मतदान किया आपकी बार, तो 64.2 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया है, जो कि विश्व रिकॉर्ड बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह सान्या मल्होत्रा जी को मिला है। हाल ही में बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो यह बनी है सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न चौथा। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष मतलब होता है स्पीकर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन बने हैं, ओम बिरला जी बने हैं। लोकसभा या फिर स्पीकर के लिए अगर पूछे, दो अनुच्छेद आप सभी को याद रखना है। एक तो नियुक्ति के लिए अगर पूछे कि नियुक्ति जो है लोकसभा की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो अनुच्छेद 93 के तहत होती है। और अगर लोकसभा के अध्यक्ष को अगर हटाना होता है तो उसके लिए कौन सा अनुच्छेद यूज किया जाता है, तो 94वां अनुच्छेद यूज किया जाता है। वहीं बात करते हैं कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने थे, तो ये बने थे GV मालवंकर, जिसे गणेश वासुदेव मालवंकर कहते हैं। और ये कब बने थे, तो 1992 में बने थे। ठीक है, और वहीं नेक्स्ट हमारा कि अब की बार 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर कौन बनाए गए हैं, तो स्पीकर बनाए गए हैं ओम बिरला जी। और इनके विपक्ष में कौन चुनाव लड़ रहे थे, के सुरेश। ठीक है, तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के थे। और इसके बाद ये किस पार्टी से थे, NDA यानी BJP पार्टी से ये थे। ठीक है, किस पार्टी से थे, तो BJP पार्टी से थे। तो इसमें जीतता कौन है, तो आप सभी को पता है बहुमत में कौन पार्टी है, NDA है। तो ओम बिरला जी जो है दोबारा जो है लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले भी ये लोकसभा अध्यक्ष ही थे। तो दोबारा कौन बन गया है, ओम बिरला जी बन गए हैं। और उनके विपक्ष में कौन चुनाव लड़ने खड़ा था, तो के सुरेश। तो दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं कि ओम बिरला जी जो है किस सीट से चुनाव जीते हैं संसदीय का, तो ये जीते हैं कोटा बूंदी से। कोटा बूंदी राजस्थान से ये अपना लोकसभा सांसदीय चुनाव जीते हैं। ठीक है, वहीं नेक्स्ट बात करते हैं कि विपक्ष के नेता कौन चुने गए हैं, तो राहुल गांधी चुने गए हैं। और ये किस क्षेत्र से जीते हैं, तो रायबरेली से जीते हैं। और राज्यसभा के नेता कौन बने हैं, तो JP नड्डा जी बने हैं, जो कि वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बने हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल जिसका नाम है नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया है, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। यानी कि अगर किसी को दिन में भी आकाश में चांद सारे सितारे देखना है तो वह उत्तराखंड के नक्षत्र सभा में जाकर इस तरह का दृश्य देख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी व नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट हैं, तो टोटल 82 हैं। और इस 82 में सबसे ज़्यादा अगर पूछे किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में। और ये दोनों पक्षी रामसर साइट कहाँ पे हैं, तो बिहार में है। नागी और नकटी कहाँ है, बिहार में। हाल ही में प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। UN महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो यह बने हैं फिल्मोन यांग बने हैं। और ये किस देश के हैं, तो ये कैमरून के हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 5वां, हाल ही में भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रदान करने के लिए अनुमति प्राप्त ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलायंस से। ठीक है, तो ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया का संबंध किससे हो जाता है, रिलायंस से। तो ऑर्बिट कनेक्ट इंडिया यह जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो इसमें जो है रिलायंस और SES यूनिवर्सिटी ने भाग लिया है। तो इन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ है। तो रिलायंस जो है यह कहाँ की है, तो आप सभी को पता है यह रिलायंस जियो की है, अपने भारत की है। और SES ये कंपनी कहाँ की है, तो यह लग्जमबर्ग की है। दोनों को याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच जो है किस चीज़ को लेकर समझौता हुआ है, तो रिलायंस और SES के बीच में सैटेलाइट आधारित हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के बीच इन दोनों के साथ समझौता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से
2024 पाने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय कौन हैं? तो ये हैं वेलैन सुब्बैया जी। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा मोदी कैबिनेट 3.0 के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो ये बनाई गई हैं अन्नपूर्णा जी। इसके पहले जो है मोदी 2.0 के तहत कौन बनाई गई थी? तो स्मृति ईरानी बनाई गई थी और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा था? तो अमेठी था। लेकिन इस बार ये जो है अपना चुनाव जो है अमेठी से हार जाती हैं और इसके बाद जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का पद किसको मिल जाता है? तो अन्नपूर्णा देवी को मिल जाता है। कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त मंत्रियों को देख लेते हैं। जैसे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये चिराग पासवान जी बनाए गए हैं। जल शक्ति मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो CR पाटिल जी बनाए गए हैं। उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो राम मोहन नायडू जी बनाए गए हैं। और ये जो है अब तक कैबिनेट मंत्रियों में सबसे युवा मंत्री को पूछे कौन है? तो ये हैं राम मोहन नायडू जी। और कृषि मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है छठा, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल किसने प्रारंभ किया है? तो आप सभी को पता है कि मानसून आने वाला है, तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो है मतलब आती रहती हैं। तो इन्हीं बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए एक पहल शुरू किया गया है जिसका नाम है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो बीमारियां कहाँ पे होती हैं? आवासीय क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी दोनों क्षेत्रों में होती हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो यह किसने शुरू किया है? आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। तो सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल अगर पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और यह कब शुरू किया जाएगा? तो 1 जुलाई से लेकर यह 31 अगस्त के बीच में चलने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मानसून का जो है आगमन हो चुका है। तो इसमें जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं तरह तरह की बीमारियां निकलती रहती हैं। तो इसी को देखते हुए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया गया है आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। और इसके पूछे अगर वर्तमान में इसके मंत्री कौन बने हैं? तो इसके मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रान नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो यह जो है चैलेंजर कप कहाँ का है? तो यह जर्मनी का है। और इसे किसने जीता है? तो सुमित नागल जी ने जीता है। विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सोलेस चिलिमा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है मलावी देश से। और अभी जो है प्रेसिडेंट कहाँ के मरे हैं विमान दुर्घटना में? तो वो मरे हैं इब्राहिम रईसी। कौन मरे हैं? तो इब्राहिम रईसी मरे हैं। इब्राहिम रईसी मरे हैं। और ये कहाँ के हैं? तो ये इनका संबंध हो जाता है ईरान के। ठीक है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये ईरान के हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। इनका नाम है मोहन चरण मांझी। 7वां प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 200 से ज़्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो 200 से ज़्यादा T20 क्रिकेट में छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। इसके बारे में देखें तो T20 वर्ल्ड कप में 206 लगाने वाले, अगर पूछे 206 लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। इन्होंने कितना छक्का लगाया है? तो 203 छक्का लगा दिया है और ये पहले स्थान पर बने हुए हैं। जबकि बात करें कि इन्होंने 203वां छक्का मतलब कि इन्होंने 5 छक्के जो है अभी जो है परसों के मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। ठीक है, 5 छक्के लगाए थे। और किस स्टेडियम में लगाए थे? तो डेरेन समी स्टेडियम में लगाए थे। और यह स्टेडियम कहाँ है? तो यह वेस्ट इंडीज में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर पूछे किसके पास है? तो यह भी किसके पास है? तो ये भी रोहित शर्मा के पास है। जबकि 6 मशीन एक ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है। तो यह जो है आत्मकथा किस खिलाड़ी का है? तो यह क्रिस गेल का है। जबकि छक्का लगाने में सबसे ज़्यादा किसका नाम है? तो रोहित शर्मा का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में? तो 129वां स्थान मिला है। देश के अगले सेना अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी को। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत डोभाल जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इटली में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 8वां,
हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय जिसका नाम है यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत में पहली बार एआई विश्वविद्यालय खोला गया है जिसका क्या नाम है? यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसका कुलपति किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन मार्क को बनाया गया है। पॉइंट देखते हैं इसमें, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी यह कहाँ पर ओपन हुआ है? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में ओपन हुआ है और यह देश की पहली एआई विश्वविद्यालय है जिसके पहले अगर पूछे कुलपति कौन बनाए गए हैं तो साइमन मार्क बनाए गए हैं। ये आपको याद रखना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो इसे आप याद रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। जैसे आयरिस क्या है? तो आयरिस एक एआई टीचर है और यह कहाँ पर कार्यरत है? तो यह कहाँ पर कार्य कर रही है? यह केरल में कार्य कर रही है। जबकि हनुमान क्या है? तो ये भी एक एआई जनरेटिव चैटबॉट है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का अगर पूछे कि पहला एआई फिल्म कौन सा है तो यह है इराह। और लीसा क्या है? तो लीसा पहली क्षेत्रीय न्यूज एंकर है और ये कहाँ पर एंकरिंग कर रही हैं? तो ये एंकरिंग कर रही हैं ओडिशा में। कहाँ कर रही हैं? तो ओडिशा में कर रही हैं। विक्टोरिया सी क्या है? तो ये भी एक एआई पहली राजदूत हैं और ये पूछे कि कहाँ की राजदूत हैं? तो यह यूक्रेन की राजदूत हैं। यहाँ से आपको याद रखना कहाँ की हैं? तो यूक्रेन की हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में रज महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो रज महोत्सव, नुआखाई, ये सभी फेस्टिवल मनाया जाता है ओडिशा में। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है सेरिल रामाफोसा जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 176वां स्थान मिला है। नवा प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने को मंजूरी कहाँ दी है? तो मंदिरों का संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा अयोध्या में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। मंदिरों का संग्रहालय ये कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या यूपी में बनाया जाएगा। और इस संग्रहालय में क्या दिया जाए, मतलब क्या रहेगा? तो इसमें सभी मंदिरों का इतिहास रहेगा और इसको बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। और यह 750 करोड़ रुपए कौन देगा? तो टाटा सन्स देगा। ठीक है, यानी कि टाटा समूह के अधिकारी, मतलब कंपनी के द्वारा 750 रुपये दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट को। और उसके लिए जो है मंदिरों के लिए एक संग्रहालय बनाया जाएगा, अयोध्या में बनाया जाएगा, जिसमें सभी मंदिरों का इतिहास उल्लेखित रहेगा। और हम बात करते हैं कि अयोध्या में जो है कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। हाल ही में चर्चा में रहे नान मधुलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो मैसूर कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को नियुक्त किया है और ये एक एक्टर हैं। कौन है? तो ये एक एक्टर हैं। हाल ही में ईरान के IRGC सैन्य बल को आतंकवादी इकाई किसने घोषित किया है? तो यह क्या है? तो यह ईरान का एक सैन्य बल है जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया किसने? कनाडा ने कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, AP होता के सिफारिश पर। बात करते हैं AP होता समिति, इसका गठन किसने किया है? तो RBI ने किया है। क्यों किया है? क्योंकि डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए, जिससे कि जो साइबर सुरक्षा होता है, जैसे कि साइबर के द्वारा कोई घटना घट जाती है, धोखाधड़ी हो जाता है, किसी के बैंक से पैसे निकाल कर अगर जो है कोई धोखाधड़ी कर लेता है, तो इस प्रकार की सुरक्षा को देखते हुए AP होता समिति का गठन किया गया है RBI के द्वारा, ताकि जो है साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी से बचा जा सके। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो RBI के द्वारा पूछा जा सकता है कि RBI के द्वारा साइबर सुरक्षा और धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस समिति का गठन किया गया है? तो AP होता समिति का गठन किया गया है। अभी कल के करंट अफेयर क्वेश्चन में था कि परीक्षा के नकल और पेपर लीक मामले में यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन का समिति का गठन किया गया है। और ये कौन है? तो ये इसरो के पूर्व चेयरमैन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो पेपर लीक के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 63वां स्थान मिला है। सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा स्थापित करने
स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा कहाँ पर लगा है? तो गुजरात में लगा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विजय राघवन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? तो विजय राघवन समिति का गठन अभी कुछ दिनों पहले किया गया था DRDO की समीक्षा करने के लिए। एक देश एक चुनाव की संकल्पना को मतलब लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो रामनाथ कोविंद कमेटी का गठन किया गया था। दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह महाराजगंज यूपी में प्रारंभ होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब देख लेते हैं हम अपना मेधांश सीरीज। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और इसमें 25 प्रश्न है और 25 मिनट हो गया है। कोशिश करेंगे कि 35 मिनट के 35 से 38 मिनट में समाप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, RBI के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सभी को बताना है कि इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं RBI के बारे में। तो RBI की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। अगर पूछे RBI के लिए एक्ट कब आया था? तो एक्ट आया था 1934 में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। RBI के पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। और वर्तमान में पूछे RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में हैं। और RBI की स्थापना अगर पूछे किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो यंग हिल्टन या फिर शाही आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना की गई थी। वहीं पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए गए थे? तो पहले भारतीय गवर्नर बनाए गए थे CD देशमुख। ठीक है, तो ये कैसे बनाए? ये भारतीय थे, जबकि पहले कौन बनाए गए थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में कौन कौन से घुलनशील हैं? BC। कैसे याद करेंगे? आप सभी को पता है कि इस समय जो है क्या चल रहा है यूपी में? JBC चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? JCB चल रहा है, लेकिन आपको क्या याद करना है? JBC। J से जल हो जाएगा, B से हो जाएगा विटामिन B और C से हो जाएगा विटामिन C। तो JBC, तो इसे आप याद रखेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो BC है। जबकि वसा में कौन से घुलनशील हैं? तो ADEK, इसे आप याद रखेंगे एडक से। कैसे याद रखेंगे? एडक से आप याद रखेंगे, ADEK एडक। अब देख लेते हैं विटामिन जो हैं इनके रासायनिक नाम देख लेते हैं एक सरसरी निगाह में, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सभी को याद होगा, लेकिन आप सभी के एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B12 का कोबाल्ट, विटामिन C का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन D का कैल्सीफेरॉल और विटामिन E का टोकोफेरॉल और विटामिन K का फ्लोक्विनोन। ठीक है, तो ये यहाँ से आपका याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 में हुआ था। चौथा प्रश्न है, शिकागो शहर किस झील के किनारे स्थित है? तो शिकागो, इसमें देखिए बड़ा सा है, तो इस नदी में भी बड़ा सा है। तो ऐसे ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि महान क्षेत्र झील वाला यानी कि ग्रेट लेक के अंतर्गत कौन कौन सी झीलें आती हैं? तो आता है सुपीरियर, मिशिगन, एरी, ओंटारियो और ह्यूरॉन। ये सभी पांचों झील पूछे किसकी सीमा पर हैं? तो USA और कनाडा की सीमा पर हैं। इसमें जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से अगर पूछे किस देश में है, तो यह पूर्ण रूप से पूरा का पूरा किस में स्थित है? तो USA में स्थित है। आप सभी को याद कराने के लिए थोड़ी सी इस पर ट्रिक बता देते हैं, कैसे याद करना है। तो सुपर, यहाँ से याद करेंगे सुपर मिशन है ई, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे ह्यूरॉन होना चाहिए था। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर चला जाएगा एरी तो याद हो जाएगा। ठीक है, सुपर मिशन है ENT, ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे आप याद करेंगे। देखिए यहाँ से सुपर, यहाँ से एक एक पॉइंट बताते हैं फिर से। सुपर मिशन है ENT, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और क्रम भी सेम ऐसे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रम जो है थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, क्योंकि मैं जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया, तो इसकी वजह से सॉरी। इसमें रहेगा, पहले रहेगा सुपर, फिर रहेगा मिशन है ENT। ठीक है, तो ये पांचों झील हो जाएंगे जो कि पश्चिम से पूर्व इनका विस्तार है। जिनमें जो ये मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से किस देश में स्थित है? तो यह पूर्ण रूप से USA में स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सुनहर अगर पूछे इन पांचों झील में किसके बीच पर बनाया गया है? तो सुनहर जो है किन झीलों के बीच बनाया गया है? तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में बनाया गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है सुपीरियर और यहाँ पे हो जाता है ह्यूरॉन। तो इनके बीच जो है कौन सी नहर बनाई गई है? तो यह बनाई गई है सू नहर। ठीक है, देखिए सू से सुनहर, सू से सुपीरियर, ऐसे याद हो
जाएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे पहले जो पड़ेगा वही मीठे पानी की, मान लीजिए आप यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हैं, आप थक गए, आपको पानी पीना है, तो सबसे पहले जो आपके पास नदी पड़ेगी वही सबसे मीठी हो जाएगी। तो सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कनाडा और यूएसए के बीच अगर पूछे सीमा बनाने वाला अक्षांश रेखा कौन सा है? तो 49 अक्षांश रेखा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार अगर जलप्रपात की बात करें किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है, और यह नदी किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है छठा, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास देख लेते हैं कि क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत, जबकि राज्यपाल के पास है अनुच्छेद 161 के तहत। राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ दोनों माफ़ कर सकता है, जबकि ये दोनों राष्ट्रपति जो है राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है। राज्यपाल जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहली बार जनगणना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था, और यह कब शुरू हुआ था? तो 1872 में शुरू हुआ था। जबकि वहीं बात करें कि दशकीय आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में शुरू हुआ था रिपन के काल में, और इसके बाद से जो है जनगणना जो है 10-10 वर्ष के अंतराल पर होने लगा है, ठीक है। अभी जो है हमारा क्या चल रहा है, 17वां जो है जनसंख्या मतलब जनगणना चल रहा है। काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। तो आपको बताना कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? तो यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां प्रश्न, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी एनी बेसेंट, ठीक है। और इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन किया था, और कब किया था? तो 1917 में किया था। जबकि बात करें कि कांग्रेस की पहली भारतीय पूछे, जब भारतीय पूछेगा तब हमारा सही जवाब हो जाएगा सरोजिनी नायडू जी। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी? तो सरोजिनी नायडू जी बनी थी। इन्होंने कौन सा अधिवेशन किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन किया था, और यह कब किया था? तो यह किए थे 1925 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मनीला, फिलीपींस में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो विश्व का पहला टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर जी ने किया था। और किसका टीका था यह? तो स्मॉल पॉक्स यानी चिकनगुनिया का यह जो वो कहते नहीं छोटी माता, उसके लिए यह टीका बनाया गया था। रेबीज के लिए अगर पूछे टीके की खोज किसने करी थी? जो कुत्ते से काटने से रोग होता है, या फिर जो पागल सियार होते हैं वो अगर काट लेते हैं तो उनके द्वारा जो है इंसानों में क्या फैल जाता है? रेबीज रोग हो जाता है। तो अगर पूछे रेबीज जो है किस वायरस से होता है? तो यह रेबीज जो है रेबडो वायरस से होता है। और अगर बात करें रेबीज से कौन सा रोग हो जाता है? तो हाइड्रोफोबिया हो जाता है, जिससे कि पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2011 जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली जी थे। और 2011 की जनगणना का थीम क्या रखा गया था? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसकी थीम रखी गई थी। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछे नदी द्वीप कौन सा है? तो वह है माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप पूछे किस राज्य में है? तो यह असम में है। और अगर पूछे कि यह नदी द्वीप किस नदी से बना है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नदी से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कामेत, लोहित, तिस्ता, धनसिरी, ये जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। 14वां प्रश्न है जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या जो है यह किस सूची का विषय है? तो पहले यह था राज्य सूची का विषय, लेकिन जो है 45वां संविधान संशोधन करके 1976 में इसे जो है अब वर्तमान में क्या बना दिया गया है? समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या को बना दिया गया है। जबकि जनगणना पूछे किस सूची का विषय है? तो जन संघ सूची का है। और वहीं शिक्षा पूछे किस सूची का है? तो समवर्ती सूची ऐसी होती है जिस पर केंद्र यानी सेंटर और स्टेट यानी राज्य गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का प्रयोग होता है? तो यह लैक्टोबैसिलस का प्रयोग होता है। 16वां प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 1951 से लेकर 1956 तक था। 17वां प्रश्न है राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो यह लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से। और यह अगर पूछे कहाँ पर है? तो यह ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में
किस पर आधारित है? तो यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और सेकंड 5 ईयर प्लान कब लागू हुआ था? तो 1956 से लेकर 1961 के बीच में चला था। इसके अंतर्गत जो है कुछ कुछ स्टील प्लांट लगाए गए थे, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ लगाया गया था? तो यह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। इसमें हेल्प किसने किया था? तो यूके यानी ब्रिटेन ने किया था। राउरकेला के बारे में मैंने बता दिया, यह ओडिशा में है। इसमें किसने हेल्प करी थी? तो जर्मनी ने। भिलाई जो है, भिलाई संयंत्र कहाँ पे है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। और इसमें किसने हेल्प किया था? तो रूस ने हेल्प किया था। थर्ड 5 ईयर प्लान में एक ही कंपनी लगी थी जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। और यह जो है कहाँ, किस राज्य में लगा है? बोकारो जो है झारखंड में लगा है। और इसमें भी हेल्प किसने किया था? तो जर्मनी ने, रूस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? तो न्यूनतम जनसंख्या की बात करते हैं तो सबसे कम है सिक्किम में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। और सबसे छोटा पूछे कौन सा राज्य है? तो गोवा है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज की थी फोरमैन ने। और अगर बात करें कि ओजोन छिद्र की सांद्रता मापने की इकाई कौन सी है? तो डाप्सन है। ओजोन पूछे किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। और ओजोन जो है किससे रक्षा करता है हमारी? तो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, जो कि सूर्य से आती है। और अगर यह हमारी स्किन पर पहुंच जाती है पराबैंगनी किरणें, तो हमारी स्किन पर क्या हो जाता है? तो स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 20वां, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया एक रोग हैं, और यह दोनों रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो यह होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होते हैं। रिकेट्स जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखे जाते हैं? तो बच्चों में देखे जाते हैं, जबकि ऑस्टियोमलेशिया कहाँ देखा जाता है? तो वयस्क में देखा जाता है। ये दोनों रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन डी की कमी से होते हैं। 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो यह जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और अगर पूछे कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दल बदल से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 22वां, रोनाल्ड रॉस ने किस रोग के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो मलेरिया में सबसे ज़्यादा योगदान किसने दिया है? रोनाल्ड रॉस ने दिया है। और पूछे मलेरिया जो है किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी खाओगे तो अंधे हो जाओगे, ऐसे याद करोगे तो याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। और देख लेते हैं कि कुचिपुड़ी की 2 फेमस कलाकार को देख लेते हैं, जैसे राधा रेड्डी जी और यामिनी कृष्णमूर्ति जी। इन दोनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। 24वां प्रश्न है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा ए पैशन ऑफ डांस। ए पैशन ऑफ डांस किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति जी की है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने मेधांत सीरीज़ का पार्ट 1 कर लिया है। अगर वीडियो बड़ी हो जाया करे तो आप हमें कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि 40 मिनट तो लग ही जाएगा, कितना भी तेज़ कोशिश करें। और इतना कंटेंट सर जी पढ़ाते हैं तो 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 50 मिनट ले लेते हैं, तो थोड़ा जल्दी बोलते हैं। तो इस वजह से जो है कभी कुछ भाषा इधर उधर हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। अगर आप सभी को मेधांत सीरीज इवनिंग में चाहिए तो भी बता देना। अगर इवनिंग में आप सभी मेधांत सीरीज पढ़ते हैं तो करंट अफेयर का रिवीजन हम जो है 25 से 30 मिनट के अंदर करा देंगे। ठीक है, तो 20 से 25 लग जाएगा, नहीं तो 30 मिनट में हम जो है करंट अफेयर का रिवीजन करा देंगे। और शाम में 10 मिनट में हम जो है मेधांत सीरीज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अगर आप सभी को जैसा अच्छा लगे आप हमें कमेंट बॉक्स से करके ज़रूर एक बार बताएं। ठीक है, तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं आप सभी को इसका PDF दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।